नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, चैट पीजीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन को हटाए जाने के बाद मीरा मूर्ति को कंपनी का जिम्मा सौंपा गया है। अब वह बतौर अंतरिम सीईओ के तौर पर कंपनी संभालेंगी। मीरा ने 2018 में टेस्ला कंपनी छोड़ने के बाद ओपनआई चैट पीजी की जो पेरेंट कंपनी है को ज्वाइन किया था। ओपनआई के शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि कंपनी ने अपने को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन को बर्खास्त कर दिया है। कंपनी बोर्ड ने पाया कि सैम बोर्ड के साथ संचार साधने में कोताही बरत रहे थे। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि हम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मूर्ति को अंतरिम सीईओ नियुक्त कर रहे हैं। इसके साथ ही इस पद को संभालने के स्थायी सीईओ की तलाश भी कर रहे हैं। मीरा की नियुक्ति किस आधार पर हुई है, इसके जवाब में अपने बयान में कहा कि मीरा के लंबे कार्यकाल में एआई गवर्नेंस और नीति के उनके अनुभव के साथ साथ कंपनी के सभी पहलुओं के साथ जुड़ाव को देखते हुए बोर्ड का मानना है कि वह इस भूमिका के योग्य है। मीरा का जन्म 1988 में अल्बानिया में हुआ था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कनाडा से पूरी करी है। वह एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने टेस्ला में काम करते हुए मॉडल एक्स टेस्ला कार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2018 में उन्होंने चैट पीजीटी की पेरेंट कंपनी में काम करना शुरू किया। मीरा को पिछले साल सीटीओ बनाया गया था। अगली खबर, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य एक नए विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। लखनऊ के दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के एक शख्स ने उन पर धोखाधड़ी और मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट संघमित्रा और स्वामी प्रसाद समेत 5 लोगों को 6 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की है। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि उसने संघमित्रा मौर्य से शादी की थी और संघमित्रा ने बगैर उनसे तलाक लिए दूसरा विवाह किया है। उसने यह भी दावा किया है कि संघमित्रा ने 2019 में अपने चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया, जो कि झूठ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य 5 लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मारपीट का आरोप लगाया है। दीपक की शिकायत पर एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले को संघमित्रा को बिना तलाक के दूसरी शादी करने का और चुनाव आयोग के हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में तलब किया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को मारपीट और आपराधिक साजिश की धाराओं के मामले में हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दीपक स्वर्णकार का कहना है कि वह 2016 में संघमित्रा मौर्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। संघमित्रा ने बताया था कि उनकी पहली शादी से तलाक हो चुका है, जिसके बाद 2019 में दीपक और संघमित्रा ने घर पर ही शादी कर ली थी। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में संघमित्रा ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया है। बाद में पता चला कि संघमित्रा का 2021 में तलाक हुआ था। अगली खबर, आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद कैंपस के में अब सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव की तैयारी की गई है। बीएचयू कैंपस की सुरक्षा की कमान अब सेना के रिटायर्ड ऑफिसरों के हाथ में होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 5 रिटायर्ड कमीशन्ड ऑफिसर और 5 रिटायर्ड जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की तैयारी की जाएगी। बीएचयू की वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी करने के साथ ही 25 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात 1:30 बजे छात्रा के से सामूहिक दुष्कर्म के घटना के बाद आईआईटी और बीएचयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। विश्वविद्यालय में पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन, आईआईटी निदेशक प्रोफेसर पीके जैन संग बैठकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश के कई अहम फैसले लिए थे। माना जा रहा है कि उसी कड़ी में बीएचयू प्रशासन ने अब विश्वविद्यालय परिसर में रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की तैनाती के लिए निर्णय लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम के तहत ये भर्तियां की जाएंगी। इन पूर्व सैन्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय में रहने, चिकित्सा सहित अन्य सुविधा भी दी जाएगी। बीएचयू में पहले से कई रिटायर्ड सैनिक सेवा दे रहे हैं। बीएचयू परिसर स्थित एनएससी की ग्रुप कमांडर रहे ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह इसी साल जून में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्हें विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों आदि की वेतन संबंधी समस्या का निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए भी एक सेल बनाया गया है। इसके अलावा रिटायर्ड कर्नल मनीष शर्मा को अस्पताल संबंधी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी मिली थी।
अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े अस्पताल घोटाले की जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को भेज दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को तुरंत पद से और सस्पेंड करने की मांग भी की है। दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए बिना टेंडर जारी किए आई सॉफ्टवेयर के लिए काम दिलवाया है। मंत्री ने शुक्रवार को इससे जुड़ी पूरक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी थी, जिसके बाद अब केजरीवाल ने जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को कथित तौर पर दिल्ली सरकार की ILBS अस्पताल से बिना टेंडर AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम सौंपा गया है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि इस प्रयास से कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ ILBS अस्पताल के चेयरमैन भी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी कथित तौर पर केवल 7 महीने पहले बनी थी और उन्हें AI आधारित सॉफ्टवेयर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अगली खबर, महाराष्ट्र में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निर्माण से पहले ही एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का आरोप में केस दर्ज हुआ है। बताया गया कि इस केस में उद्धव शिवसेना के कुछ और नेताओं का भी मामला दायर किया गया है। मुंबई के NM जोशी पुलिस स्टेशन में आदित्य के साथ साथ उद्धव शिवसेना के नेता सुनील शिंदे, सचिन अहिर पर भी मामला दायर किया गया है। इन पर IPC की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के लोअर परेल की स्थित डिसलेल ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। BMC अफसरों ने इनकी शिकायत मुंबई पुलिस से की है। इसमें कहा गया है कि ब्रिज का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे और उनके साथियों ने 16 नवंबर को पुल का उद्घाटन कर दिया। अगली खबर, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को राजस्थान में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी में राज्य में उनकी पार्टी को चुनावी गारंटी को कॉपी पेस्ट करने का असफल प्रयास किया है। अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि भरतपुर जिले की वैर विधानसभा सीट और तिजरा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। भाजपा के पास नियत और नीति नहीं है। कांग्रेस ने राजस्थान और अन्य राज्यों में गारंटी के रूप में दिया है। प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी और बीजेपी ने कई कोशिशों के बाद हमारी असली गारंटी की नकल करना बेहतर समझा। उन्होंने चुनाव से पहले जल्दबाजी और असफल तरीके से झूठा एजेंडा परोसने की कोशिश की है। कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस ने काम किया है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी गारंटी जमीनी स्तर तक पहुंचे। 2000 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तो वहीं बीते शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रेगिस्तानी राज्य में 2 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया था, जबकि उनके भाई और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी एक दिन पहले 3 सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरा कार्यकाल चला रही है, जहां हर 5 साल के बाद वैकल्पिक पार्टी सरकार की परंपरा है। सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अपनी जन समर्थक योजनाओं और लोगों के लिए घोषित 7 गारंटियों पर भरोसा कर रही है। अगली खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार देर रात ऐलान किया कि 6 किसानों पर के खिलाफ लगाया गया गुंडा एक्ट रद्द किया जाएगा। दरअसल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुंडे कंडगम और बीजेपी के भूमि अधिग्रहण के लिए खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लेने के बाद DMK सरकार की आलोचना हुई। इसके बाद अब CM की तरफ से इसे रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड राज्य सरकार की एक शाखा है जो निवेश को बढ़ावा देने का काम करती है। तिरुवन्नमलाई जिले में 9 गांव 3300 एकड़ कृषि आधार भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। इसे लेकर ही किसानों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे 6 किसानों को गुंडा एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया, जबकि 14 अन्य किसानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार ने गुंडा अधिनियम को रद्द करने का फैसला तब किया है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए किसानों के परिवार को सार्वजनिक निर्माण मंत्री EV वेलुर को एक याचिका सौंपी है। याचिका में किसानों की रिहाई की मांग की गई है। CM ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि SIPCOT का विस्तार करने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनसे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए परिवार से अनुरोध पर जिला कलेक्टर के जरिए किसानों के ऊपर से गुंडा एक्ट हटाया जा रहा है। इससे पहले AIDMK और BJP की मांग की थी कि तमिलनाडु सरकार एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का
विरोध करने पर गुंडा एक्ट के तहत 6 किसानों की हिरासत को रद्द करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।